हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार राजस्थान के अंदर आयोजित होने वाली एलडीसी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। साइंस की क्लासेस के अंतर्गत हम लोगों ने केमिस्ट्री के जो टॉपिक दे रखे हैं, उनकी दो जो हमारे टॉपिक थे, एक था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, उसको कंप्लीट कर लिया है, और दूसरा था धातु और अधातु वाला टॉपिक, जिसे हमने कंप्लीट करा। उसके बाद में तीसरी यूनिट को अपन ने शुरू करा था कार्बन, और उस कार्बन के अलग अलग प्रकार के यौगिक, जिसके अंदर हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा है, यूपीएससी के बारे में पढ़ा है, कार्बन की संयोजकता के बारे में पढ़ा है, और कार्बन से मिल करके बनने वाले अलग अलग यौगिकों के बारे में भी पढ़ा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज हमारे बहुलक के बारे में, जो कि कल हम बहुलक का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, बहुलक क्या होते हैं ये समझ चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुलकों का जो वर्गीकरण है अलग अलग आधारों पर, वो टोटल 6 आधार थे। उन 6 आधारों पर जो बहुलकों का वर्गीकरण है, उसके बारे में आज मैं आप लोगों के साथ में कंप्लीट डिटेल के अंदर विथ एग्जाम्पल बात करने वाला हूं। क्योंकि हमारे एग्जाम के अंदर जैसा कि ऑब्जेक्टिव पेपर आने वाला है, ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर कहीं पर भी आपको कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला। आपसे पूछा जाएगा तो जो आधार है अलग अलग, उन आधारों के भी अलग अलग जो टाइप्स है, उन टाइप्स पर बेस आपके क्या उदाहरण पूछे जाएंगे कि यह उदाहरण कौन से टाइप में आता है। ठीक है, तो चलिए फिर आज की अपन क्लास शुरू करते हैं और समझते हैं आगे की चीजों को। देखिएगा, तो बहुलकों का वर्गीकरण, बहुलकों के वर्गीकरण के टोटल 6 आधार थे। कौन कौन से आधार थे? तो एक था स्रोतों के आधार पर, दूसरा जो एकलक यानी कि मोनोमर, जो मैंने आपको कल समझा दिया था, अलग अलग यूनिट, उन मोनोमर के आधार पर, बहुलकन के आधार पर, संरचना के आधार पर, बहुलकों का तापमान की और व्यवहार क्या है उसके आधार पर, और आणविक बलों के आधार पर जो है इसके टोटल 6 अलग अलग आधार थे। उनके आधार पर इसके अलग अलग प्रकार थे, और वो टोटल 14 प्रकार थे। कितने थे? 14 प्रकार थे। ठीक है, सेलेक्ट वाला चल रहा है क्या पेन? ठीक है, तो टोटल 14 प्रकार थे। कौन कौन से प्रकार थे? प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित बहुलक, अर्ध संश्लेषित, समबहुलक, सहबहुलक, योगज अथवा योगात्मक बहुलक, संगणन बहुलक, रेखिक बहुलक, साखित श्रृंखला बहुलक, तिर्यकबद्ध जालक बहुलक, ताप सुनम्य, ताप सुगट्य भी कह सकते हैं, या फिर ताप दृढ़ बहुलक, और प्रत्यास्थ बहुलक, और रेसे यानी कि फाइबर्स, इनके बारे में बात करनी थी। चलिए अब देखेंगे स्रोतों के आधार पर जो बहुलक के प्रकार हैं उनकी। ये जो पूरे के पूरे आपको पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ना, अलग अलग चीजें लिखी हुई, ये आपके कोई मैंने जो है अपने हाथों से नहीं लिखी है, क्योंकि ये इतनी डिटेल में ऑलरेडी लिखी हुई है कि इसके अंदर एक भी पॉइंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये 12th क्लास के चैप्टर हैं एज इट इज, बहुलक वाला। उसी में से जो जो काम की चीजें थी उनको कट करके मैंने चैप्टर वाइज आपको अच्छे से नोट्स बनाए हैं, और कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि ये नोट्स मेरे हैं, नहीं, ये पीडीएफ वगैरह मैं तैयार कर रहा हूं, लेकिन ये पूरा का पूरा जो है आपके एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक में से ही उठा रहा हूं मैं अभी तो। ठीक है, हाँ, इससे आगे की जो चीजें थी वो अलग अलग बुकों से थी, लेकिन ये एग्जैक्टली प्रॉपर तरीके से बहुत ही शानदार दे रखा था, इसलिए वहीं से उठाया जा रहा है। देखिएगा, अब सबसे पहले स्रोतों के आधार पर जो वर्गीकरण पढ़ा था अपन ने, उस स्रोतों के आधार पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला आ जाता है प्राकृतिक बहुलक। अब ये प्राकृतिक बहुलक यानी नेचुरल पॉलीमर क्या होते हैं? तो वे बहुलक जो, एक सेकेंड, वे बहुलक जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, यानी प्रकृति से, प्राकृतिक रूप से नेचुरली जो मिलने वाली चीजें हैं, वो वाले आपके जो बहुलक होंगे वो प्राकृतिक कहलाएंगे, या प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक बहुलक कौन से होंगे? तो प्राकृतिक बहुलक वे होंगे जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, हम खुद उन्हें नहीं बनाते हैं, या वो किसी भी प्रकार की केमिकल अभिक्रियाओं से नहीं बनते। वो बनते हैं प्राकृतिक रूप से होने वाली सभी प्रकार की अभिक्रियाओं
से। ठीक है, और ये पौधे या फिर जंतुओं में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? पौधे यानी प्लांट्स और जंतु यानी एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि आपका कपास है, रू जिसे कहा जाता है, रुई, है ना। अरे भाई अभी दीपावली गई है तो आपने घर पे अपने सबने दिए करे होंगे। वो दिए किससे बने हुए थे? वो दिए बने हुए थे इस कपास से। आपके जो कपड़े बनाए जाते हैं ऊनी, उसमें जो रेशा होता है वो, ठीक है, ऊन है। फिर सिल्क है, रेशमी रुमाल, अभी गाना शानदार वाला फेमस हो गया था, है रेशमी रुमाल। तो वो रेशमी रुमाल जो है वो किससे बना होगा? इस सिल्क से ही बना होगा, रेशम से बना हुआ होगा। रबर है, इसके अलावा सेल्यूलोज है। ये कुछ ऐसे जो है आपके क्या है, बहुलक है, पॉलीमर्स है, जो प्रकृति में हमें पाए जाते हैं या प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। ठीक, इसके बाद में एक है संश्लेषित बहुलक यानी सिंथेटिक पॉलीमर्स। क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर, संश्लेषित बहुलक। अब सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात करें तो बहुलक जिन्हें प्रयोगशालाओं में यानी लैब्स के अंदर कम भार वाले अणुओं यानी एकलकों से बनाया जाता है, और मानव निर्मित इन्हीं बहुलकों का हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक उपयोग होता है। ठीक है, तो संश्लेषित बहुलक का मतलब हुआ जिन बहुलकों को प्रयोगशालाओं यानी लैब के अंदर जो कम भार वाले अणु होते हैं उनसे मिल करके इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसके उदाहरण देखें तो देखिएगा, पॉलीथीन। क्या आप सभी ने पॉलीथीन यूज की है? वैसे नहीं करनी चाहिए, पर अभी आप देखते होंगे कि मार्केट में कोई भी चीज लेने जाइए आपको एक पॉलीथीन साथ में फ्री में ली जाती है ना। तो वो पॉलीथीन जो है वो बेसिकली एक प्रकार का बहुलक है, और उस पॉलीथीन का जो मोनोमर होता है वो क्या होता है? एथिलीन होता है। ये आपको बताया गया था कल जो है, मोनोमर मैंने अलग अलग बताए थे, टोटल 14 एग्जाम्पल लेकर के। तो पॉलीथीन का जो मोनोमर है वो एथिलीन होता है। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आगे आपका नाइलॉन आ जाएगा, पॉलिएस्टर आ जाएगा, पीवीसी पाइप आ जाएगा। अपने पीवीसी पाइप सभी ने देखा ही है, व्हाइट कलर का आता है, घर पे सबके मिला ही होगा जब भी अपने नल वल फिट करवाते हैं तब, है ना। तो वो सब जो है इसी संश्लेषित बहुलक के उदाहरण है। ठीक है, अब ये कैसे बनाए जाते हैं वो आगे आएगा, क्लियर। इसके बाद अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध का मतलब होता है हाफ, या फिर इंग्लिश में आप कह सकते हो सेमी। तो अर्ध संश्लेषित मतलब आधे प्राकृतिक रूप से मिलेंगे और उसमें कुछ ऐसी चीजें करवा करके हम जो है उसे सिंथेटिक कर देंगे यानी अपने काम का बना देंगे। जैसे कुछ चीजें होती है ना जो हमारे, देखो आप जैसे एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, जैसे नीम का पेड़ है। नीम का पेड़ हम डायरेक्ट उसका यूज एक ही कर सकते हैं, लकड़ियां जलाने में, उसके अलावा डायरेक्ट यूज हम कुछ नहीं करते उसका। पर उसी के पत्तों का, उसी के ऊपर आने वाली जो निबोड़ी भी है देखिए ना, निबोड़ी तो भाई मारवाड़ी में थोड़ा सा बोलूंगा तो एक साइंस में कंफर्टेबिलिटी नहीं आती है। आप जैसे अदर सब्जेक्ट्स में जीके वगैरह में अपन थोड़ा बहुत मजाक मस्ती के साथ पढ़े तो चलता है। तो वहां जैसे अब निबोड़ी आपने सुना ही होगा, वो निबोड़ी जो होती है पीले कलर की, उसका यूज होता है। प्लस जो इसकी लकड़ियां होती है उनका यूज भी हम यज्ञ वगैरह में भी करते हैं। तो वो सब किस प्रकार से हम कैसे उपयोग में लाते हैं, उनको कैसे उनको साफ करके लाया जाता है, वो होते हैं अर्ध संश्लेषित। जैसे कि प्राकृतिक बहुलक जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रूपांतरित करके सुधारा जाता है, केमिकली मॉडिफाइड नेचुरल पॉलीमर। केमिकल का यूज करके उनको मॉडिफाई किया जाता है, सुधारा जाता है, उन्हें अर्ध संश्लेषित बहुलक कहते हैं। उदाहरण इसके भी अंदर आ जाएगा, जैसे कि आप कह सकते हैं गन कॉटन। क्या? गन कॉटन। अब ये गन कॉटन जो होता है वो गन कॉटन बनाया जाता है सेल्यूलोज का जो नाइट्रो डेरिवेटिव है या व्युत्पन्न है, उस सेल्यूलोज के नाइट्रो व्युत्पन्न से जो है हमें गन कॉटन प्राप्त होता है। फिर ऐसे ही वल्लनीकृत रबर की अगर हम बात करें, किसकी बात करते हैं? वल्लनीकृत रबर।
वॉल्केनाइजेशन ऑफ रबर होता है। जो रबर होता है उसके अंदर जो है थोड़ा सा सल्फर मिलाया जाता है जिससे कि वो कठोर बनता है। और ये वल्नीकृत रबर क्या होता है इसके बारे में आपसे जो है आरएएस मेंस 2016 के पेपर में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि पॉलीमर जो टॉपिक है वो एक काम का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर सेल्यूलोज डाई एसीटेट कह सकते हैं, सेलोफेन कह सकते हैं, लेदर, आजकल जो आपके लेदर के जैकेट आते हैं, लेदर के शूज आते हैं, लेदर का बेल्ट आता है, पर्स आता है। जैसे अभी मैं दिखाऊं तो ये रहा, देखो ये लेदर का पर्स है ये रहा। ठीक है, तो ये पर्स जो है लेदर का बना हुआ है। तो ये सब चीजें जो है आपके अर्ध संश्लेषित में आती है, क्योंकि लेदर का जो है डायरेक्ट यूज आप नहीं कर सकते, आप उसको थोड़ा सा केमिकली मॉडिफाइड करना होगा, उसके अंदर कुछ केमिकल्स मिला करके उसको ऐसा बनाना होगा कि उसका उपयोग अपन जो है डेली लाइफ में कर सकें। ठीक है, तो वो होता है आपका क्या, अर्ध संश्लेषित बहुलक। तो आपके स्रोतों के आधार पर तीन प्रकार है, प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित बहुलक और अर्ध संश्लेषित बहुलक। अब संश्लेषित के उदाहरण आपको समझ में आ गए। उदाहरण ज्यादा याद करना डेफिनेशन से ज्यादा काम नहीं है, हमें उदाहरण पकड़ने हैं। तो कपास, सिल्क, ऊन, रबर, सेल्यूलोज ये सभी है प्राकृतिक। संश्लेषित में उदाहरण हो जाएगा पॉलीथीन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, पीवीसी। और अर्ध संश्लेषित में आ जाएगा गन कॉटन, जिसको आप सेल्यूलोज का नाइट्रो व्युत्पन्न भी कहते हैं, वल्नीकृत रबर है, सेल्यूलोज डाई एसीटेट है, सेलोफोन है, लेदर है, ये सब। ठीक, चलो अब ये हो गया आपने किसके आधार पर, तो ये अभी अपन ने पढ़ा है स्रोतों के आधार पर। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं जो मोनोमर है, एकलक है, उन एकलकों के आधार पर इनका वर्गीकरण। ठीक है, तो एकलकों के आधार पर वर्गीकरण सबसे पहला आ जाता है समबहुलक। समबहुलक का मतलब है होमोपॉलीमर्स। क्या होता है, समबहुलक का मतलब होता है होमोपॉलीमर्स। अब होमोपॉलीमर्स क्या होता है, तो होमोपॉलीमर्स का मतलब होता है वे बहुलक जिनमें एक ही प्रकार की पुनरावृत संरचनात्मक इकाइयां अर्थात एकलक होते हैं, समबहुलक कहलाते हैं। तो समबहुलक यानी कि होमोपॉलीमर्स। अब होमोपॉलीमर्स का मतलब होता है आपका जो एक ही प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बने। यानी एक कोई अपन ने जैसे कि अपना जो है मोनोमर ले लिया, तो फिर उसी मोनोमर से यानी एक ही प्रकार की संरचना मिलकर, ठीक है, तो जब एक ही प्रकार की संरचना मिलकर के एक बड़ा लंबा सा जो है स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को ही अपन कहते हैं बहुलक। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो समबहुलक यानी होमोपॉलीमर्स का मतलब क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए उदाहरण इसमें भी। अब आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि जो उदाहरण आपके स्रोतों के आधार पर आए हैं अब वो आगे नहीं आएंगे। अरे वही उदाहरण बार बार आने वाले हैं, लेकिन अलग अलग टाइप में गिने जाएंगे। जैसे अब हम बात करें तो हमारे पहले जो देखो पीवीसी को अपन ने किस में लिया था, ये देखिए पीवीसी जो था वो संश्लेषित बहुलक का उदाहरण है, यानी सिंथेटिक पॉलीमर का उदाहरण है। अब सिंथेटिक पॉलीमर में आया पीवीसी, वही पीवीसी आगे जाकर के समबहुलक में भी आ गया है। ठीक है, तो पॉलीथीन एक तो आ गया जिसे पॉलीएथिलीन कहते हैं, और एक पीवीसी आ गया पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो पीवीसी और पॉलीथीन ये दोनों समबहुलक के भी उदाहरण हैं और आपके सिंथेटिक बहुलक यानी संश्लेषित बहुलक के भी उदाहरण है। ठीक है, ये एक ही प्रकार के एकलक यानी मोनोमर से मिलकर के बने हुए बहुलक है। उदाहरण देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन आ गया। इस एथीन का जब हमने पॉलीमराइजेशन करवाया, बहुलकीन करवाया, तो बहुलकन करवाने पर बन गया पॉलीथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होल N। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ठीक, तो एथीन का पॉलीथीन कैसे बनेगा आपको समझ में आ गया होगा।
इसके बाद में आप देखिए ये रहा, विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसे बनेगा, तो देख लो CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl, ये रहा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl। इससे जो है अपन ने क्या करा, तो होल टाइम n कर दिया, यानी इस ऐसे 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 स्ट्रक्चर को बार बार n टाइम्स तक जब जोड़ा तो एक बड़ा सा लंबा स्ट्रक्चर बन गया। उस लंबे स्ट्रक्चर का ही तो नाम क्या होता है, बहुलक। तो ये हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, विनाइल क्लोराइड से बना पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये याद रख लेना, सीधा सीधा पूछा जाएगा इसमें। अब ये था समबहुलक। अब बात आ जाती है कोपॉलीमर, यानी ये है सहबहुलक, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये सही से आया नहीं है, यहां लिख रहा हूं मैं, सहबहुलक, ठीक है। क्या है, सहबहुलक है, कोपॉलीमर। तो सहबहुलक यानी कोपॉलीमर का मतलब क्या है, तो वे बहुलक जिनमें एक से अधिक प्रकार के पुनरावृत संरचनात्मक इकाइयों अर्थात एकलक होते हैं, उन्हें सहबहुलक कहते हैं। तो जब एक से अधिक प्रकार के, क्या, एक से अधिक प्रकार की संरचनाएं मिल करके एक बहुत बड़ी संरचना यानी एक बहुत बड़े बहुलक का निर्माण करते हैं, तो उस बहुलक को ही हम सहबहुलक कहते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है। इसके उदाहरण हो गए नाइलॉन 66, ठीक है। अब ये नाइलॉन 66 जो है वो कैसे बनेगा, वो इसमें आपको समझ में आएगा। और ये एक उदाहरण किसका है, नाइलॉन 66, तो नाइलॉन 66 उदाहरण है सहबहुलक का, कोपॉलीमर का। देखिएगा आप, इसमें दो प्रकार के एकलक होते हैं। एक होता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, क्या होता है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। एक तो होता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और दूसरा होता है एडिपिक एसिड। क्या होता है, एडिपिक एसिड। अब आपको क्या करना है कि एडिपिक एसिड और आपका हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का फॉर्मूला याद रखना होगा, क्योंकि अगर हमें ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो हम वहां एग्जाम में जो है क्वेश्चन अगर आ गया फॉर्मूला बेस, या ये पूछ लिया कि आपके नाइलॉन 66 के एक लक का एक सूत्र जो है कौन सा होता है। अब एक लक में मान लीजिए वहां पर एडिपिक एसिड का नाम नहीं आकर के एडिपिक एसिड का फॉर्मूला आ गया ये वाला COOH CH2 होल 4 COOH। तो एडिपिक एसिड का नाम नहीं आकर के ये फॉर्मूला आया, तो हमें कैसे पता चलेगा, जब हमें याद होगा, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड ये दोनों एकलक मिल करके एक बड़े बहुलक का निर्माण करते हैं, और वो होता है आपका नाइलॉन 66। और नाइलॉन 66 का जो फॉर्मूला है वो याद कर लेना, ये रहा। मैं यहां पर थोड़ा सा बड़े अक्षरों में लिखने का प्रयास करता हूं, देखिएगा, ये है NH2 बॉन्ड CH2 होल 6 बॉन्ड NHCO बॉन्ड CH2 होल 4 CO बॉन्ड होल N, ठीक है। क्या है, तो बॉन्ड NH2 बॉन्ड CH2 होल 6 बॉन्ड NHCO बॉन्ड CH2 होल 4 बॉन्ड CO बॉन्ड और फिर ब्रैकेट बंद N। समझ में आ गई बात। तो ये है अपना क्या, ये है आपका नाइलॉन 66 का फॉर्मूला जो हमें याद होना चाहिए, क्योंकि हमारे नाइलॉन 66 पूछा जा सकता है फॉर्मूले के रूप में भी। और नाइलॉन 66 पर क्वेश्चन आ चुका है, मैंने ये पहले भी बताया था, अभी वापस से बता दिया, ठीक है। तो ये याद रख लेना इसका फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाता है, देखो हमने दो आधारों पर पढ़ा, स्रोतों के आधार पर पढ़ लिया है और फिर एक अपने किसके आधार पर पढ़ लिया, तो इनके जो एकलक है मोनोमर है उनके आधार पर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलीमराइजेशन, यानी जो बहुलकन होता है, जो ये बहुलीकरण होता है पूरा, कैसे बहुलक बनेगा, वो जो होता है बहुलकन होता है, पॉलीमराइजेशन होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो बहुलकन के या फिर बहुलीकरण के प्रकार के आधार पर इसमें बहुलीकरण कैसा हुआ है, योगात्मक हुआ है, कंडेंसेशन वाला हुआ है, संघनन जिसे कहते हैं, तो उसके आधार पर, ठीक है। तो पहला टाइप आ जाता है आपका योगज बहुलक यानी एडिशन पॉलीमर, और दूसरा आ जाता है संगनन बहुलक यानी कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है।
तो ये जो है बहुलकन के आधार पर वो कैसे आया था, तो कैरोथर्स ने 1929 में बहुलकन की विधि के आधार पर बहुलकों को दो भागों में विभक्त किया था। तो ये नाम याद रख लेना छोटा सा। कैरोथर्स जो है उसने 1929 के अंदर क्या करा था, जो पॉलीमराइजेशन का मेथड था, बहुलकन की विधि थी, उसके आधार पर जो है क्या करा था, इनको दो विधियों में बांटा था। एक विधि कौन सी थी, योगज बहुलक यानी एडिशन पॉलीमर, और दूसरा संगणन बहुलक यानी कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, लेकिन जब कुछ बहुलक इन दो वर्गों में विभक्त नहीं किए जा सके तो फिर एच एफ मार्क, कौन, एच एफ मार्क ने 1950 में बहुलकों को उनके विचरण में प्रयुक्त बहुलकन क्रियाविधि के आधार पर दो भागों में विभक्त किया। तो जो एच एफ मार्क थे 1950 में उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो है बहुलकन के अंदर जो मैकेनिज्म यूज हुआ है, जो काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन है, उसके बारे में इन्होंने बात करी। ठीक है, देखिए अब श्रृंखला वृद्धि बहुलक यानी चेन ग्रोथ पॉलीमर, और दूसरा था पदस वृद्धि बहुलक यानी स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। इनके बारे में अपन को नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये बात की बात है, इसको आगे डिवाइड किया गया, इतना डीप में नहीं जाना है। तो श्रृंखला वृद्धि बहुलक भी होता है, चेन ग्रोथ पॉलीमर होते हैं, और एक होते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर यानी पदस वृद्धि बहुलक। इनके बारे में अपने को नहीं पढ़ना है। अपन पढ़ेंगे योगस या फिर योगात्मक बहुलक के बारे में, यानी कि एडिशन पॉलीमर्स के बारे में बात करेंगे। एडिशन पॉलीमर्स यानी योगस बहुलक क्या होते हैं या योगात्मक बहुलक क्या होते हैं, तो द्यू अथवा त्रि आबंध युक्त एकलक अणु अर्थात असंतृप्त एकलक अणुओं के पुनरावृत योगात्मक बहुलीकरण प्रक्रिया से योगात्मक बहुलकों का संश्लेषण होता है। तो द्विबंध या फिर त्रिबंध से युक्त कोई भी एकलक अणु, कैसा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से युक्त एकलक अणु, या फिर जिसे अपन आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले को अपन असंतृप्त भी कहते हैं। तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि अर्थात असंतृप्त एकलक अणुओं के पुनरावृत योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया से योगात्मक बहुलकों का निर्माण होता है। तो आपको याद रखना है कि योगस बहुलक या योगात्मक बहुलक जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, असंतृप्त एकलक अणुओं से उसका निर्माण होता है। कैसे होते हैं, असंतृप्त एकलक होते हैं, ये चीज याद रखना। असंतृप्त का मतलब डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। ठीक, इनमें उपजात यानी बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है, इसलिए इनमें बहुलक का आणविक भार मॉलिक्यूलर वेट एकलक के आणविक भारों का गुणक होता है। ठीक है, तो ये तो छोटी सी बात है, ज्यादा इतनी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रख लेना इसमें कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। उदाहरण के लिए अपने जितने भी विनाइल एकलक होते हैं, जितने भी विनाइल एकलक होंगे वो सभी के सभी योगज बहुलक बनाते हैं। तो याद रखना कि जो विनाइल एकलक होंगे यानी विनाइल मोनोमर्स होंगे, वो विनाइल मोनोमर्स योगज बहुलक होते हैं यानी एडिशन पॉलीमर होते हैं। ठीक, चलो इसके बाद इसमें उदाहरण देख लो, जैसे ये रहा, स्टाइरिन है तो उसका पॉलीस्टाइरिन बनना, टेट्राफ्लोरोएथीन है उसका पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन बनना, जिसे अपन टेफ्रॉन भी कहते हैं। तो ये याद रखना है कि आपका विनाइल के जितने भी एकलक वाले पॉलीमर हैं वो आपके योगज के एग्जाम्पल है, पॉलीस्टाइरिन का बनना योगज का एग्जाम्पल है, पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन का बनना भी योगज का एग्जाम्पल है, और इनको याद रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है इनको। चलो अब आगे आ जाता है संगणन बहुलक यानी कि कंडेंसेशन पॉलीमर्स। क्या आ जाते हैं आपके संगणन बहुलक। कंडेंसेशन का मतलब है कि आपका पास पास में आना, चिपकना, जैसे कि आपका जो गैस होती है ना भाप, उस भाप को जब आप किसी भी प्लेट पर ऐसे रख के फिर नीचे से भाप छोड़ रहे हो तो ऊपर जाकर के कंडेंस होकर के पानी के रूप में बदलती है, तो वो क्या हो रही है, इकट्ठी होती है गैस वहां पर। वैसे ही जब हमारे संगणन बहुलक की बात करें तो फिर दो भिन्न
ठीक है, या फिर त्रि क्रियात्मक अलग अलग प्रकार के, मतलब दो अलग अलग प्रकार के या तीन अलग अलग प्रकार के एकलक मोनोमर्स जो है उनके अणुओं के पुनरावृत संघनन बहुलकीकरण प्रक्रिया से संघनन बहुलकों का संश्लेषण होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और चूंकि ये संघनन अभिक्रिया द्वारा बनते हैं, अतः संघनन बहुलीकरण अभिक्रियाओं में छोटे अणुओं जैसे कि H2O, एल्कोहल और HCl आदि का निष्कासन होता है। तो ध्यान रखना कि संघनन अभिक्रिया जो होगी, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जब होता है तो उसके अंदर से छोटे छोटे कुछ अणु जैसे कि H2O है, एल्कोहल है, HCl है, इनका निष्कासन होता है। ठीक, इनका आणविक भार एकलक अणुओं के आणविक भार का गुणक नहीं होता है। तो इसमें क्या था कि जो एकलक है उनका जो आणविक भार होगा उन्हीं का गुणांक में जो है आपके बहुलकों का भार होगा। यहां पर क्या होगा, एकलक के अणुओं का जो आणविक भार होगा उसका गुणांक नहीं होता है बहुलकों का भार। ठीक है, ये ध्यान रखना। उदाहरण देखिए, नाइलॉन 6 जैसे है, पॉलिएस्टर है, ये सभी संघनन बहुलक के उदाहरण है। नाइलॉन 6 और पॉलिएस्टर जो है ये दो आपके संघनन बहुलकों के उदाहरण है। ठीक है, चलिए इसके बाद में बात करते हैं संरचना के आधार पर, यानी स्ट्रक्चर के बेस पर। तो तब तक आप एक बार जो है यहां तक की चीजों को नोट करिए और एक बार समझ लीजिए, वापस एक बार रिवाइज करिए, इसको थोड़ा सा सुनिए, समझिए कि क्या बताया है मैंने अभी तक, है ना। ऐसे नहीं कि मैं बस बताते जा रहा हूं, आप सुनते जा रहे हैं और जो है मजा आ रहा है, बस मजा आ रहा है, सुनते जाओ है भाई, ऐसे नहीं करना है। ठीक है ना, समझना भी है चीजों को, क्योंकि अगर आप समझोगे नहीं तो आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन सही करने के चांसेस कम हो जाएंगे। जब तक चीजें समझ में नहीं आएगी, जब तक चीजें हमारे दिमाग में नहीं घुसेगी, जब तक हमारे रगों में जुनून नहीं होगा, जोश नहीं होगा, तब तक हम तैयारी नहीं कर सकते ना। उसी प्रकार से जब तक हमारे पास में ये दिमाग का कंसंट्रेशन नहीं है, हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, हमें कॉपी पेन लेकर के लिखते चलना है, तब तक जो है हमारे लिए काम की चीजें नहीं है। तो हमें लगातार पढ़ते जाना पड़ेगा, लिखते जाना पड़ेगा। इन चीजों को नोट डाउन करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस सुनते जा रहे हो। अब आगे के जो है उनको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ज्यादा लंबी क्लासें नहीं लूंगा क्योंकि इसमें मैं लिखवा नहीं रहा हूं ना, तो लिखवाता अगर था तो आपका कंसंट्रेशन बना रहता, वरना आप ऐसे सुन रहे हो तो मुझे पता है कि 30 मिनट से ज्यादा आप नहीं देख पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। तो यहां तक की चीजों को आप नोट डाउन करिए और आपका सिलेबस करवा दिया जाएगा, डरना नहीं है। ठीक है ना, अभी खूब टाइम है अपने पास। खूब मतलब ऐसे मत सोचो कि बस पढ़ना ही नहीं है। खूब मतलब ये है कि अपन अगर ऐसे रेगुलर पढ़ते रहेंगे ना तो अपन आसानी से सिलेबस को पूरा कर सकते हैं, कहीं समस्या नहीं आई। ठीक है, चलिए तो बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।